what's up guys, this is Aditi Pandey. Welcome to IS Point. So today we start our हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल हमने इसके कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे, तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है। और सुनिए, अब आप आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको ऐसे ही अचानक से दिखी है तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसके आगे की वीडियोज़ आपको नहीं मिलेंगी। और देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था कि ये जो स्थल रूप विकास है ना, उसको कई सारी अवस्थाओं में बांटा गया है। जिस तरीके से मनुष्य का जो जीवन है उसको कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। लेकिन जब ये स्थल रूप विकास होता है तो इसे हम 3 अवस्थाओं में बांट देते हैं, ठीक है। कौन कौन सी अवस्थाएं? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। अब देखिए, इन युवा अवस्था को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये नदियों से संबंधित है, ठीक है। तो नदियाँ जब पहाड़ों पे से निकलती हैं तो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ों का जो वाटर है, हिमालय का और मतलब कहीं के भी पहाड़ों का जो पानी होता है बहुत ज़्यादा प्योर होता है, और उसमें मिनरल्स, कैल्शियम, इन सब की जो क्वांटिटी है यानी कि मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हेल्दी वाटर होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होता है, तुरंत नदियों से आता है, पहाड़ों पर से आता है। इसमें ना शहर की धूल होती है, ना शहर की धूल मिट्टी, उसका पॉल्यूशन भी वैसा नहीं होता है। जैसे पहाड़ों पे तो उतनी गाड़ियाँ नहीं चलती ना, लेकिन जब वो आता है स्थल में, मैदानों की तरफ आने लगता है तो उधर बहुत ज़्यादा उसे पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। बाकी पहाड़ों में तो ऐसे कोई नहीं करता है कि जाके नदियों में नहा रहे हैं, अपने गैया भैंसों को नहला रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता। इसीलिए वहाँ का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है। तो जब कोई चीज़ बिल्कुल प्योर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्वांटिटी में गुड, जब हम मनुष्य के जीवन से इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो जब हम 13 to 21 या 27 जो ईयर्स, ये जो 10-12 साल होते हैं, इसमें इंसान के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस टाइम आप चाहें तो 18 घंटे भी पढ़ सकते हैं मन लगा के। अगर आप चाह जाएँ कुछ भी करना तो आई थिंक युवावस्था में बिल्कुल कर सकते हैं। जो मंजिल, जो सपना पाना चाहें वो हम पा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति होती है कि हम उतनी मेहनत और लगन से कार्य कर सकें। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब तक मन में अगर हम बना लेंगे कि हम कब तक ये कार्य कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से युवा अवस्था में जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा मैदानी इलाकों में आती हैं तो उसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश साइड जब नदियों का पानी आता है यूपी में तो इसे प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, और जब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला रहता है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भू आकृतियों के विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? हमने पढ़ लिया कि इसके 2 पहलू कौन कौन से हैं। एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में तथा एक भू आकृति के रूप में से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही ये मतलब इम्पॉर्टेंट 2 पहलू होते हैं, ठीक है। भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। ये हमने पिछले वीडियो में भी इस पर बात की थी कि यदि हमें किसी चीज़ का यूज़ करना है, किसी चीज़ का उपयोगी यूज़ करना है, तो हमें उसके बारे में जानना होगा, समझना होगा। जैसे कि गाय जब बहुत पहले हमारे पास थी तो हम शायद ही उसका कोई चीज़ या मोज़रेला चीज़ तो नहीं बनता होगा ना, मोस्टली हम दूध का ही उपयोग करते थे। फिर हमने धीरे धीरे जब उस पर अध्ययन किया, उसे जानना शुरू किया कि इससे और भी चीज़ें बन सकती हैं, ये और भी चीज़ों से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तब हमने इसके कई सारे उपयोग जाने और इसका उपयोग करना शुरू किया, जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी बदली हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है, अपर्दन के पश्चात ही निक्षेपण होता है। निक्षेपण तल भी फिर से अपर्दित होते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिम नद, पवने तथा प्रबल अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक हैं। तो निक्षेपणकारी और अपर्दनकारी कारक कौन कौन से हैं? प्रवाहित जल हो गया, भूमिगत जल हो गया, हिम नद, पवने व तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जिनके साथ अपक्षय और वृहद क्षरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। इसे भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध यानी एक सिस्टमेटिक रूप से बदलाव लाते हैं।
देखिए, यदि किसी कार्य को सिस्टमेटिक ढंग से कराना है, जैसे कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का, ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टमेटिक रूप से एग्ज़ाम चलती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सबसे पहले इंटरव्यू दे देते हैं, फिर हम मेंस दे देते हैं, फिर जब मन करता है तो प्रीलिम्स हो जाता है। नहीं, एक तरह से वे में एक सिंपल स्टेप्स में 3 स्टेप्स हैं, उस स्टेप वाइज वो एग्ज़ाम होती है कि सबसे पहले आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, फिर देन मेंस देंगे। अगर मेंस के रिज़ल्ट में आप पास आउट हैं, क्लियर कर लिया है आपने, तो फिर आप इंटरव्यू देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो मतलब अगर ये जो 3 स्टेप है, मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। अगर आपको फेवरेबल कंडीशन दी जाए, फेवरेबल कंडीशन मीन्स जो भी कारक को ही आप कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन, वो स्थिति जो हमारे लिए फेवरेबल हो, यानी कि जो हमारे कार्य करने में सहायता प्रदान करे, हमारे लिए उपयुक्त हो, उसे ही हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम आपको देना है तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ना हो। जैसे कि मेंटल स्ट्रेस पढ़ाई का तो रहेगा ही, बट और बातों का ना हो, ठीक है। जैसे कोई ऐसा रूममेट ना हो जो दिन भर बैठ के बातें करता हो, ओके। कोई ऐसा रूममेट ना हो हॉस्टल में जो बस घूमता ही रहता हो, जो बस डीजे ही बजाता हो घर में बैठ के, तो ऐसे लोग ना हो, ओके। और क्लास में जो आपका बैचमेट है वो बहुत पढ़ने वाला हो तो आप उसे देख के भी पढ़ने लग जाते हैं, उसे देख के आपको मोटिवेशन मिलता है, आप सोचते हैं अरे ये तो ज़्यादा पढ़ रहा है, कहीं ये पास ना हो जाए, कहीं इसको अच्छा नंबर ना आ जाए, मुझे कम नंबर आ गया तो आप उसे देख के पढ़ने लगते हैं। तो यही बात है, वो भी एक तरह से आपके लिए कारक है, क्योंकि वो भी आपको उस कार्य को करने में सहायता प्रदान कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो अगर ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, जैसे आपको पढ़ने के लिए शांति चाहिए, अगर शांति नहीं मिलेगी तो नहीं हो पाएगा ना। तो एक कारक नहीं उपयुक्त है, आपका कार्य जो है वो क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाएगा। तो यही बताया है कि ये सारे जो कारक हैं, यही मतलब उत्तरदायित्व है इनका, यही ये कार्य करते हैं कि जो भी ये भू आकृतिक क्रियाएं हैं ये क्रमबद्ध रूप से बदलाव लाती हैं, परिणाम इनका अच्छा होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पेज पे। हाँ, स्थल रूप तथा अनुक्रमिक विकास होता है। प्रत्येक भू आकृति कारक का एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। जैसे जो प्रत्येक कारक है ना उसकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। यदि जो शांति की इम्पोर्टेंस है, शांति की इम्पोर्टेंस अलग है और बुक की इम्पोर्टेंस अलग है आपके लिए, ठीक है। शांति की इम्पोर्टेंस लाइक घर में शांति हो तभी आप पढ़ पाएंगे, बुक्स हो तो ही आप पढ़ पाएंगे, मे बी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, मतलब कोई ऐसा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि मैं आपको ढेर सारी बुक दे देती हूँ, लाइब्रेरी ही पूरी उठा के दे देती हूँ, लेकिन शांति नहीं होगी, डीजे बज रहा होगा चारों ओर, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। या फिर मैं डीजे हटा देती हूँ और बुक्स नहीं देती हूँ, कोई ऑनलाइन रिसोर्स सब कुछ हटा देती हूँ, तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो यही बात है कि सभी कारकों का एक साथ उनमें बैलेंस होना आवश्यक होता है, और हर कारक जो है, हर कारण जो है उसकी एक अपनी विशेषता होती है। यही नहीं बल्कि जो प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था इसके एग्जाम्पल में आपको कि मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए हमें कारक की आवश्यकता है। या मान लीजिए हम पापड़ सुखा रहे हैं, ठीक है, पापड़ हम सुखा रहे हैं, तो जब हम पापड़ को छत पे ऐसे सुखाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सूरज। हम कहते हैं ना कि आज धूप निकली है, बहुत तेज़ है, आज ही पापड़ डाल दो तो आज सूख जाएंगे, नहीं तो कल अगर ठंडा मौसम रह गया तो नहीं सूखेंगे। तो यानी तापमान उस पर अपना छाप छोड़ता है ना, और वो छाप कैसे दिखती है, जब पापड़ एकदम सूखे कड़े कड़े हो जाते हैं तो मान जाते हैं ना कि हाँ पापड़ सूख गए हैं, अब इन्हें तल के खाया जा सकता है। तो यही बता रहा है ये कि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं ना, ये मतलब इनके जो कारक हैं, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को करवाने वाले जो कारक हैं, ये उन पर अपनी छाप भी छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ही धीमी गति से होती हैं, इतनी धीमी गति से जिन्हें महसूस न किया जा सके, मतलब हम ऑब्जर्व उसे नहीं कर सकते। अब 100 सालों में भी नहीं होती हैं, 200 सालों में होती हैं, तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हमारी उम्र ही मात्र 70 साल होती है। हाँ, कुछ लोग 101 साल भी जी जाते हैं, बट अगर उससे पहले चले गए तब तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन इमली का पेड़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें इनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताता है।
तो इसीलिए हम अध्ययन करते हैं, हम हर चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत सही बात है कि जिन चीज़ों का हम प्रैक्टिकल करते हैं वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो हम उन चीज़ों का अध्ययन, एक गहन अध्ययन करके भी समझ सकते हैं। चूंकि जो भू आकृतिक कारक हैं अपर्दन व निक्षेपण में भी सक्षम होते हैं, आप जानते हैं, अतः अपर्दित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता तथा अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी हैं, जैसे कि समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तानिक स्वरूप, जलवायु जो कि स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करती है। देखिए, इसमें बताया है कि चट्टानों की संरचना, प्रकार, मोड़ आदि कई तरह के स्थल रूप विकसित होते हैं, ठीक है, तथा कुछ अन्य नियंत्रक भी होते हैं, जैसे समुद्र तल का स्थायित्व। जो समुद्र तल स्थायित्व है उसकी जो मतलब वो स्थायी रहता है ना, वो हटता नहीं है, ठीक है, जब सूखता है तब, लेकिन उस पर जलवायु का असर होता है। भूतल का विवर्तानिक रूप, जलवायु जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। ये तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास को बाधित कर सकता है। यानी कुछ 3 मेन पॉइंट हैं जिनमें यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो जो निर्माण हो रहा है, अनुक्रमिक रूप से जो क्रिया हो रही है, स्थलबद्ध जो रूप हैं उनका निर्माण रुक जाता है, कहीं न कहीं से बाधित हो जाता है। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, आपने सब कुछ डाल दिया उस खिचड़ी में, मान लीजिए आप खिचड़ी बना रहे हैं या फिर मैगी कुछ भी ले लीजिए, आपने सब कुछ डाल दिया कुकर में या कढ़ाई में, डाल के आपने गैस पे चढ़ा दिया, आधा कुक हुआ तब तक लाइट चली गई, ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशंस रुक गई, स्टॉप हो गई ना एक तरह से, तो आपका खाना नहीं बनेगा, रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी कह रहा है कि इनमें से कोई भी, कौन कौन सी, समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तानिक रूप, जलवायु, मोस्टली जलवायु ही ज़्यादातर एक प्रभावी कारक है जो सब पर अपनी छाप को छोड़ता है। यदि इसमें कोई भी परिवर्तन आ जाए तो जो स्थल रूपों का क्रमबद्ध विकास है वो बाधित हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रवाहित जल, ठीक है, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है जो धरा तत्व का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रवाहित जल के 2 तत्व होते हैं, एक होता है धरातल पर परत के ऊपर में फैला हुआ प्रवाह तथा दूसरा रेखीय प्रवाह जो घाटियों में, नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है, ठीक है। इसके कौन कौन से होते हैं, 2 तरीके के प्रवाह जल के होते हैं। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों को आक्रामक युवावस्था से संबंधित कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है कि जब नदियाँ युवावस्था में होती हैं तो मैंने बताया कि पहाड़ी पे से आती हैं, जब पहाड़ी पे से वो नीचे आ रही हैं तो ढाल उन्हें मिलेगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं, कॉमन सी बात है। तो ढाल होता है तो जो इनकी गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन धीरे धीरे आते आते इनकी गति कम होती है। जब इनकी गति तेज़ होती है तो अपर्दन भी धीमा होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ बह रही है ना, तो उस हवा में बहा के लेके नहीं जा पाती हैं, लेकिन अपर्दन तेज़ हो जाता है जब ये नीचे आती हैं। इसीलिए पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा रेतीले मैदान देखने को नहीं मिलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं। जब तेज ढाल हो रही हो लेकिन लगातार अपर्दन होता रहता है, जिससे कि जो मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग क्या हो जाता है, कम होता है, जिससे कि निक्षेपण का आरंभ होता है।
अब देखिए, प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ढाल है वो जितना मंद हो, जितना धीरे धीरे बहेंगी, निक्षेपण उतना ही अधिक होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव जो है वो कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्थलगत प्रवाह यानी कि ओवरलैंड फ्लो। परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती रहती हैं। इन अवनलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी प्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं। इसमें बताया कि नदियाँ किस तरीके से कटती हैं। अब एक बहुत तेज़ पानी का बहाव आ रहा है, आगे गया, यदि उसे रास्ता नहीं मिला तो वो कई सारे रास्तों की ओर बह जाता है। तो जब वो अपने रास्ते को मोड़ लेता है तो जो जल है वो अलग अलग हो जाता है, तो वो छोटी छोटी नदियों का निर्माण करता है। ये छोटी छोटी नदियाँ शुरू में तो बहुत छोटी होती हैं, फिर धीरे धीरे जब पानी लगातार उसी स्थान से बहने लगता है तो इनकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें ये बताया है कि जो प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी जो कटाव है वो अधिक होता है, जिससे कुछ अनियमितताएं जैसे जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं और मध्यावस्था में जो नदियां हैं वो धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपर्दन जो है वो बहुत अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल जो है वो मंद होती है। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न हो जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते। अतः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडनोक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनाडनोक्स। ठीक है। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको बताया था। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। अब हम देख लेंगे कि किस किस प्रकार की होती हैं। तो जो युवावस्था की नदियां हैं ना, उनकी संख्या बहुत कम होती है क्योंकि मोस्टली पहाड़ों पे पाई जाती हैं, सिर्फ इसीलिए। ठीक है। पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं बताइए? बहुत ही कम जगह। हिल स्टेशन बहुत कम है ना यहाँ पे। अब हर जगह तो नहीं है, मतलब जितना ज़्यादा हमारे यहाँ लैंड है उससे कम ही है पहाड़, तो इसीलिए इस पे जो नदियों की संख्या है वो बहुत ही कम होती है। और ये किस प्रकार की घाटियाँ बनाती हैं? वी आकार की। किस आकार की घाटियाँ बनाती हैं? वी आकार की, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। इसमें दलदल व झीलें भी होते हैं। ठीक है। और ये विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प तथा ऊंचे धरातलों में गंभीर भूत हो जाते हैं। जहाँ यहाँ पे जो अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जल प्रपात व श्रिपिकाएँ बन जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नदियों में जो जल की मात्रा है वो बहुत अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसी में आके मिलती हैं। ये नदियाँ भी वी आकार की ही होती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में छोटी नदियाँ होती हैं, बहुत ही कम होती हैं और जो इनका ढाल है वो काफ़ी ज़्यादा मंद होता है। और ये विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोकुर, झीलें आदि बनाती हैं। ठीक है। अब इसमें दलदल भी पाए जाते हैं और इनमें समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं भूदृश्य, जो कई सारी भू आकृतियों की मिलके बनी होती हैं।
तो चलिए आपका टॉपिक यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपके अंदर कोई डाउट है, आपको कोई सवाल पूछना है तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जवाब दे देंगे आपको अगले वीडियो में, या फिर हम कमेंट के नीचे ही लिख के दे देंगे। और अगर आपको किसी और तरीके से समझना हो तो भी आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।